Very good evening and welcome back to another session of object-oriented programming using C++. In the last video, we have started the Unit 3 of object-oriented programming course CST 004 जो यूट्यूब उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस के सलेबाई में चलता है. So in the last video, we have covered inheritance. Means whatever we have covered in the last video, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्विक एक समराइजेशन उसका देना चाहता हूँ एंड देन विल मूव अहेड विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिट. ठीक है, तो लास्ट वीडियो के कंटेंट से स्टार्ट करेंगे. वी हैव स्टार्टेड विद द इनहेरिटेंस. वी ऑलरेडी नो व्हाट इज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स अस द कंसेप्ट ऑफ रियूजेबिलिटी. जैसे हम अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं, लाइकवाइज वी कैन इनहेरिट द क्लासेस. तो क्लास के पास क्या प्रॉपर्टी होती है? क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं. ठीक है, तो बाय इनहेरिटिंग ए क्लास वी कैन इनहेरिट इट्स वेरिएबल्स एंड मेथड्स. और वो जो वेरिएबल्स और मेथड्स हैं वो हम नई क्लास में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी डिक्लेयर ए क्लास एंड दिस इज़ हाउ वी इनहेरिट द क्लास. जो C++ का सिंटेक्स है इनहेरिटेंस का, वो कोलन लगा के हम पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज़ करते हैं. देन वी यूज़ द बेस क्लास नेम. राइट, अगर आप हम जावा की बात करें तो यहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ करते हैं इन जावा. तो C++ के अंदर हम विजिबिलिटी कंट्रोल कैसे करते हैं कि बेस क्लास का कौन सा मेंबर पब्लिक क्लास में किस टाइप की एक्सेसिबिलिटी रखेगा. तो उसके लिए हम पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड वे में उसको इनहेरिट कर सकते हैं. राइट, तो इफ़ वी आर इनहेरिटिंग ए बेस क्लास यूजिंग प्राइवेट कीवर्ड, तो बेस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब प्राइवेट हो जाएंगे. ठीक है, अगर हम बेस क्लास को प्रोटेक्टेड कीवर्ड के थ्रू इनहेरिट कर रहे हैं, प्रोटेक्टेडली इनहेरिट कर रहे हैं, देन प्राइवेट मेंबर्स विल रिमेन प्राइवेट, प्रोटेक्टेड मेंबर्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, और जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो भी आपके क्या हो जाएंगे? प्रोटेक्टेड हो जाएंगे. राइट, एंड इफ़ वी आर इनहेरिटिंग द क्लास पब्लिकली, तो प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास विल रिमेन प्राइवेट, प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, और जो पब्लिक है वो भी पब्लिक रहेंगे. मीन्स उसमें फिर कोई चेंज नहीं रहेगा. ठीक है, देन वी डिस्कस्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस बेसिकली 5 तरीके की हमने डिस्कस की थी: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस. तो इन सिंगल इनहेरिटेंस हमारे पास एक बेस क्लास होती है जिसको पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं, एंड वी हैव वन चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास. ठीक है, इसको हम बेस क्लास और इसको हम डिराइव्ड क्लास बोलते हैं. इसको पेरेंट और चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं. राइट, so in a single inheritance we have only one parent and one child. In multi level inheritance we have more than one levels of inheritance. Right, I mean this class A is like grandfather, then father B, and son. Likewise, in the hierarchical inheritance क्या होती है? ट्री टाइप का एक स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है. राइट, तो एक पेरेंट एंड मल्टीपल चाइल्ड्स. तो अब जहाँ पे भी इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम बोलेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस. देन मल्टीपल इनहेरिटेंस, इफ वी हैव मोर देन वन बेस क्लास लाइक दिस, तो दैट इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस. एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज व्हाट? हाइब्रिड इनहेरिटेंस में एक से ज़्यादा टाइप की इनहेरिटेंस को मिक्स करते हैं. राइट, तो इसमें एक पॉपुलर प्रॉब्लम है डायमंड प्रॉब्लम, जिसको हमने डिस्कस किया था. मल्टीपल इनहेरिटेंस, अगर हम इसी इनहेरिटेंस में देखें तो यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस भी हो रही है, मल्टी लेवल भी हो रही है, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो रही है. ठीक है, और हायरार्किकल भी हो रही है. तो हर टाइप की इनहेरिटेंस इसमें हो रही है. अच्छा, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? वी डिस्कस टू प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस. मतलब एक तो यही प्रॉब्लम है कि नेमिंग एम्बिग्यूटी आ सकती है. राइट, लाइक इफ इन अगर मैं इसी पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं, तो इफ़ सपोज दिस क्लास ए कंटेन्स ए शो मेथड एंड क्लास बी ऑल्सो कंटेन्स ए मेथड नेम्ड शो, तो भले ही उनका जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट हो, ठीक है, बट नाम सेम है. ठीक है, तो नाउ द क्लास सी, सिंस क्लास सी इज इनहेरिटिंग बोथ ए क्लास ए एंड बी, क्लास सी कंटेन्स 2 वर्जन्स ऑफ शो. तो जब आप क्लास सी के ऑब्जेक्ट से शो मेथड को कॉल करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे एक एम्बिग्यूटी आएगी, वहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से वर्जन को उसको कॉल करना है. राइट, तो इस एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए हम एक्सप्लिसिटली
क्लास का नाम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। ये हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस में हमने जो देखा था वो ये देखा था कि क्लास ए के जो मेंबर्स हैं वो क्लास डी में दो पाथ से इनहेरिट हो रहे हैं, ठीक है। देर आर टू पाथ्स थ्रू विच मेंबर्स ऑफ क्लास ए आर बीइंग इनहेरिटेड इन दी क्लास डी। और जो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे भी सेम एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सेम नाम के दो 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 कॉपीज़ बन जाएंगी। तो अगर आप क्लास डी के ऑब्जेक्ट से उन मेंबर्स को एक्सेस करोगे तो वो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो उसका एक सॉल्यूशन तो यही है कि आप इसमें क्लास नेम से इस तरीके से कॉल कर लें, उसमें बी और सी को यूज़ करें। बट दिस एक्चुअली डज नॉट सॉल्व दी प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि दो कॉपीज बन रही है, ठीक है। तो उसको कैसे रिजोल्व करते हैं, उसको रिजोल्व करते हैं वर्चुअल इनहेरिटेंस से, राइट। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो दोनों क्लासेस है ना बी और सी, उसको हम इस तरीके से इनहेरिट करेंगे। क्लास बी पब्लिक वर्चुअल ए। यहाँ पे जो पब्लिक और वर्चुअल का ऑर्डर है ये मैटर नहीं करता, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लाइक क्लास सी वर्चुअल पब्लिक ए। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। दिस इज़ जस्ट ए क्विक ओवरव्यू। उसके बाद हमने देखा था कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स का क्या रोल रहता है इनहेरिटेंस में। तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स बेसिकली अपनी क्लास के अंदर भी यूज़ हो सकते हैं, और जो सब क्लास है उसके अंदर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका हमने एक प्रोग्राम के थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। नाउ इस पार्ट में हमने सी प्लस प्लस और जावा के इनहेरिटेंस में कंपैरिजन किया था कि सिंटेक्स में क्या डिफरेंस रहता है। जल्दी से वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हमने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के रोल को डिस्कस किया था इन दी इनहेरिटेंस। पहले तो हमने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को ही डिस्कस किया कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली यूज्ड टू इनिशियलाइज द क्लास मेंबर्स, एंड डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू रिस्टोर द स्पेस एलोकेटेड टू द ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का क्या रोल रहता है वो हमने डिस्कस किया। अगर हम इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर सेम ऑर्डर में कॉल होंगे। आई मीन पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लाइक यू कैन इजिली सी हियर, बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो पहले कॉल होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए डिराइव्ड क्लास इज क्रिएटेड, लाइक, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे दो क्लास बनाता हूँ, क्लास ए, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है सपोज पब्लिक ए, दिस इज द कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे आपने कुछ मैसेज लिखा क्लास ए सपोज। here you can you know define another members of the class A। और हम क्लास B को इस तरीके से क्लास A को इनहेरिट करते हैं पब्लिक A, क्लास B के अंदर भी वी विल क्रिएट एक कंस्ट्रक्टर B, और इधर सिंपली प्रिंट कर देंगे, कर देते हैं क्लास B सपोज, राइट। यहाँ पे क्लास B के दूसरे मेंबर्स, और मेन मेथड के अंदर अगर मैं सिर्फ क्लास B का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओ बी, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। पहले जैसे हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहले वो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, यानी सबसे पहले प्रिंट होगा क्लास ए, और उसके बाद क्लास बी, और उसके बाद मेन मेथड में जिस तरीके से हम मेंबर्स को कॉल करेंगे वो मेंबर्स कॉल होंगे, राइट। तो ये तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात हुई, राइट। इस तरीके से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को तो डायरेक्टली कॉल करेगा। अगर बेस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को कुछ पैरामीटर्स चाहिए तो ड्राइव्ड क्लास के अंदर, यानी यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली वो
पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे यूजिंग द कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट, राइट। तो ये तो बात हुई कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर किस तरीके से कॉल होते हैं? अगर हम ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके बाद ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट। और डिस्ट्रक्टर रिवर्स ऑर्डर में कॉल होता है, राइट। तो पहले डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके बाद पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। So this is about constructor and destructor and how they behave in the case of inheritance, ठीक है। उसके बाद ये हमारा यूनिट 3 का सिलेबस है। तो यूनिट 3 में सो फार वी हैव कवर्ड बेस क्लास, आई मीन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एक वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे हमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखनी है थोड़ी, है ना, वो अभी डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं पहले एक वर्जन में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो बेस क्लास एक्सेस कंट्रोल, बेस क्लास के एक्सेस को कैसे कंट्रोल करते हैं यूजिंग द कीवर्ड्स लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। इनहेरिटेंस हम देख चुके हैं, वी हैव 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस और उसमें किस किस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है हमने बहुत डिटेल में देख लिया है। प्रोटेक्टेड मेंबर्स का को हम इनहेरिटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन यूजिंग ए सुटेबल एग्जाम्पल, यूजिंग ए गुड एग्जाम्पल। इनहेरिटिंग मल्टीपल बेस क्लासेस यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस अब कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और इनहेरिटेंस कैसे वर्क करती है दैट वो भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ग्रांटिंग एक्सेस कैसे हम यहाँ पे ग्रांटिंग एक्सेस का मतलब है कि आप जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स है उसको कैसे एक्सेस देते हैं। तो उसके लिए हम फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड क्लास यूज़ करते हैं, राइट। एक क्लास के जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं उसको अगर आप बाहर आउटसाइड द क्लास यूज़ करना चाह रहे हैं तो वी कैन यूज़ फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास। इसके बाद हम बात करते हैं वर्चुअल बेस क्लासेस की, पॉलीमॉर्फिज्म की, वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल एट्रीब्यूट्स, इनहेरिटेंस, वर्चुअल फंक्शन, ये सब चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उस सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म होती क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म इज अगेन ए कोर कंसेप्ट ऑफ object oriented programming concept, object oriented programming language. Polymorphism means one name and multiple form, ठीक है। It is of two type, compile time polymorphism and run time polymorphism. तो कंपाइल टाइम पोलीमॉर्फिज्म हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इसके दो पार्ट्स होते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग, राइट। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का सिंपल मीनिंग ये है कि अगर आप एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा मेथड्स बना रहे हैं विच आर हैविंग सेम फंक्शन नेम, उसको हम बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। तो जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो कॉल कैसे डिस्टिंग्विश होगी, आई मीन वो कॉल कैसे रिजोल्व होगी, क्योंकि एक नाम के एक से ज़्यादा फंक्शंस बने हैं, ठीक है। तो वो कॉल कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर फंक्शन को हमें कॉल करना है? तो वो पता चलेगा बाय मैचिंग इट्स सिग्नेचर बेसिकली, ठीक है। आई मीन नंबर ऑफ पैरामीटर्स और टाइप ऑफ पैरामीटर्स ऑल्सो। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यूनिट 2 में हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स को ओवरलोड किया था, लाइक प्लस ऑपरेटर को हमने ओवरलोड किया है, यूनरी प्लस को हमने ओवरलोड किया है। इसके अलावा हमने कोमा ऑपरेटर को ओवरलोड किया था और न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर को भी ओवरलोड किया था, ठीक है। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है कैसे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं तो यू कैन रेफर माय प्रीवियस वीडियोस। जो हमारा आज का अटेंशन रहेगा वो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं यूजिंग टू थिंग्स, इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में दो चीज़ें यूज़ होती हैं, वर्चुअल फंक्शंस एंड इनहेरिटेंस। तो दोनों एक एक करके, मतलब इनहेरिटेंस तो हम देख ही चुके हैं, वर्चुअल फंक्शन की भी बात करेंगे। तो यूजिंग दिस वी डू दी फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। तो फंक्शन ओवरराइडिंग, ये एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। So when we have same name functions, when we have multiple functions having same name but different parameters, ठीक है, वो सेम क्लास के अंदर हम मल्टीपल फंक्शंस रख रहे हैं, नाम सेम है लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट है, तो उसको हम बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। और जब हम इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं तो बेस क्लास के अंदर एक फंक्शन है और सेम सिग्नेचर हम यूज़ कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। तो वो हो गया आपका
फंक्शन ओवरराइडिंग। तो अभी देखते हैं किन फंक्शंस को हम ओवरराइड कर सकते हैं। तो इधर अच्छा, वर्चुअल फंक्शंस भी हमारे पास दो टाइप के हैं। वी हैव वर्चुअल फंक्शंस एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वर्चुअल फंक्शन की हम कुछ डिफॉल्ट डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं लिखता हूँ वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले और हम इसको कुछ डेफिनेशन दे दें, तो एक वर्जन तो ये हो गया और दूसरा वर्जन आपका ये है, ठीक है। दिस इज नोन एज प्योर वर्चुअल फंक्शन, जहाँ पे हम फंक्शन को जीरो साइन कर देते हैं, ठीक है। आई मीन दिस डज नॉट कंटेन एनी डेफिनेशन। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड की तरह है, जैसे जावा में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन और वर्चुअल फंक्शन है, ठीक है। तो अगर आपके पास क्लास के अंदर, इफ़ योर क्लास कंटेन्स एनी प्योर वर्चुअल फंक्शन, अगर क्लास के अंदर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, राइट। इफ़ योर क्लास कंटेन्स at least one pure virtual function, the class cannot be instantiated। क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। यानी अगर इस तरीके की कोई क्लास है पब्लिक, और मैं यहाँ पे लिख दूँ वर्चुअल वॉइड शो इज इक्वल टू 0, यहाँ पे बाकी फंक्शंस भी हैं, तो वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, ठीक है। एंड नाउ दिस क्लास विल बी कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब हम इस क्लास को क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलेंगे, राइट। चलिए, अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसका एक पॉइंटर बना सकते हैं और उस पॉइंटर के अंदर हम बेस क्लास के एड्रेस को स्टोर करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज हाउ योर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वर्क। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसी तरीके से वर्क करती है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या करते हैं? हम जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास का हम बनाएंगे रेफरेंस, पेरेंट क्लास का हम एक पॉइंटर बनाएंगे एंड दैट पॉइंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द that pointer stores the address of the derived class, yani that will be the pointer to derived class, pointer to derived class। इस एग्जांपल में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो क्लास के मेंबर्स हैं, क्लास के मेंबर्स को हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। क्लास के मेंबर्स को हम दो तरीके से कैसे एक्सेस, सॉरी इस एग्जांपल में नहीं, मतलब जो किसी क्लास के मेंबर्स को हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड यूजिंग पॉइंटर, ठीक है। तो जैसे एक क्लास का ऑब्जेक्ट ए है और इसका ये यहाँ पे हमने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया ए, तो इसके यूजिंग ऑब्जेक्ट हम इसके जो मेंबर्स हैं उसको इस तरीके से यूजिंग डॉट हम उसको एक्सेस करेंगे। सपोज क्लास के ए के अंदर एक मेथड है शो, तो शो मेथड को इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लास ए का एक पॉइंटर बना दें इस तरीके से, मतलब अगर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने की कोशिश करें लाइक दिस यूजिंग न्यू कीवर्ड, तो जो क्लास ए के मेंबर्स हैं उसको फिर हम एरो ऑपरेटर से एक्सेस करेंगे, ठीक है। ये मैं मल्टीपल वीडियोस में बार बार बता चुका हूँ, इतना डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। अगर हम पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं तो एरो ऑपरेटर यूज़ करते हैं क्लास मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए, और अगर हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो डॉट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? चलिए अब रन टाइम और पॉलीमॉर्फिज्म को एक एग्जांपल की हेल्प से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। So this is the example of our runtime polymorphism, which is achieved through inheritance and virtual functions, ठीक है। इनहेरिटेंस और वर्चुअल फंक्शन के को यूज़ करके हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं। और इसमें हम करते क्या है? वी डू दी फंक्शन और मेथड ओवर राइडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है?
सेम नाम के मल्टीपल फंक्शंस हम यूज़ करते हैं एक ही जगह पे एक ही क्लास के अंदर, और बाय गिविंग डिफरेंट पैरामीटर्स हम उस कोड को रिजोल्व करते हैं, ठीक है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में बेसिकली क्या है, हम इस तरीके से कुछ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं। सपोज दिस इज क्लास ए एंड वी हैव टू क्लासेस, सपोज दिस इज ए, बी एंड सी, ठीक है। अगर क्लास ए के अंदर हमारे पास तीन मेथड्स हैं, सपोज शो एंड let me call this show 1 and show 2, इसको show 3 बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो वर्चुअल फंक्शंस हैं, सपोज ये show 1 नॉर्मल है और show 2 और show 3 वर्चुअल है, ठीक है। क्लास बी के अंदर भी हम क्या करते हैं, क्लास बी के अंदर भी हमने तीनों को ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी हम show 1 की डेफिनेशन देंगे, show 2 की डेफिनेशन देंगे और show 3 की डेफिनेशन दे रहे हैं। लाइकवाइज हम यहाँ पे शो 1 की डेफिनेशन दे रहे हैं, शो 2 की डेफिनेशन दे रहे हैं और शो 3 को यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। तो अब हम कर क्या रहे हैं, यूजिंग दी पॉइंटर टू बेस क्लास, आई मीन वी क्रिएट ए पॉइंटर ऑफ द बेस क्लास लाइक दिस। हमने यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया बेस क्लास का एंड स्टोर, सपोज दिस इज OB1 एंड स्टोर द एड्रेस ऑफ द derived class like this new b, ठीक है। एक दूसरा पॉइंटर हमने बनाया OB2, इस तरीके से हम बना सकते हैं और उसमें क्लास सी का एड्रेस स्टोर किया, ठीक है। एक ये भी तरीका हो सकता है और इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, बी और सी का ऐसे ऑब्जेक्ट बनाया फिर उसका एड्रेस हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, राइट, इस तरीके से। तो यूजिंग द ऑब्जेक्ट, यूजिंग द पॉइंटर टू द डिराइव्ड क्लास, हम ये रन टाइम पे डिसाइड होगा कि कौन से वर्जन को हम कॉल कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्लास ए के अंदर तीन मैथड्स बनाए, शो 1, शो 2 एंड शो 3, ठीक है। शो 3 वर्चुअल है इसलिए इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो ये क्लास हमारी क्या हो गई, व्हाट इज़ दिस क्लास इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्यों इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोल रहे हैं, बिकॉज दिस क्लास कंटेन्स ए वर्चुअल फंक्शन, ए प्योर वर्चुअल फंक्शन एक्चुअली। दिस क्लास कंटेन्स ए प्योर वर्चुअल फंक्शन जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है एंड देयरफॉर वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, राइट। उसके बाद क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट कर दिए, क्लास सी भी क्लास ए को इनहेरिट कर दिए, क्लास बी ने तीनों को इम्प्लीमेंटेशन दी, लाइकवाइज क्लास सी भी तीनों को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लास ए का एक पॉइंटर बनाया, वी कैन नॉट क्रिएट दी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास बिकॉज इट इज़ दी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हम उसका पॉइंटर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट केस है और ये हमारा सेकंड केस है। फर्स्ट केस में हमने क्या किया, जो हमारा बेस क्लास का पॉइंटर है उसके अंदर हमने यहाँ पे देर आर टू डिराइव्ड क्लास जो दोनों ए को इनहेरिट कर रही हैं। तो सबसे पहले हमने उसमें बी के ऑब्जेक्ट को असाइन किया, ठीक है। बी के ऑब्जेक्ट का एड्रेस हमने इसके पॉइंटर में असाइन किया और हम तीनों मैथड्स को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मैथड वर्चुअल नहीं है, यानी शो 1 वर्चुअल नहीं था क्लास ए के अंदर, तो वो उसके पेरेंट क्लास के वर्जन को ही कॉल करेगा, यानी यहाँ पे जो मैसेज प्रिंट होगा इनसाइड शो 1 ऑफ ए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग, इस चीज़ को हम बोल रहे हैं अर्ली बाइंडिंग, ठीक है। और इधर क्या हो रहा है, जब हमने वर्चुअल कीवर्ड यूज़ किया है मेथड्स के साथ, तो वो डिराइव्ड क्लास के वर्जन को कॉल करेगा, ठीक है। तब वो डिराइव्ड क्लास के वर्जन को कॉल करेगा और इसीलिए हम इसको बोलते हैं लेट बाइंडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, लेट बाइंडिंग। ये दोनों लेट बाइंडिंग रूल, ठीक है। लाइक वाइज फिर हमने जो हमारा पॉइंटर है उसके वेर इट इज़ पॉइंटिंग उसको चेंज कर दिया हमने, ठीक है। पहले आवर बेस क्लास पॉइंटर वाज पॉइंटिंग टू क्लास एज क्लास बीज ऑब्जेक्ट, नाउ इट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द क्लास सी। तो अब हमने सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट की। तो इधर शो शो 1 हमारा क्या है, नॉर्मल मेथड है, इसलिए क्लास ए वाले वर्जन को यहाँ पे कॉल करेगा और ये हम इसको ही हम बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग।
यहाँ पे भी ये क्या है, अर्ली बाइंडिंग है, ठीक है। और जब हम वर्चुअल फंक्शन वाले मतलब व्हेन वी आर कॉलिंग दी शो 2 एंड शो 3, तो वो डिराइव्ड क्लास वर्जन्स को कॉल करेगा, बिकॉज द मेथड शो 2 एंड शो 3 आर डिक्लेयर्ड एज वर्चुअल इन क्लास ए। तो आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ आ गया कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे काम करती है और वर्चुअल कीवर्ड का क्या रोल है यहाँ पे, ठीक है। वर्चुअल कीवर्ड का क्या रोल है, अगर आप वर्चुअल कीवर्ड नहीं यूज़ करते हैं तो हम यूजिंग पॉइंटर टू बेस क्लास हम उस चीज़ को ओवरराइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बढ़ें, रन टाइम पॉलीमो आर टी टी आई हमें अभी डिस्कस करना है, बट बिफोर डिस्कसिंग दी आर टी टी आई लेट मी डिस्कस वर्चुअल फंक्शंस को हम फॉर्मली थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देते हैं। तो वर्चुअल फंक्शन क्या है? वर्चुअल फंक्शन इज ए मेंबर फंक्शन इन द बेस क्लास दैट कैन बी ओवर रिडन इन ए डिराइव्ड क्लास, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। द की फीचर ऑफ वर्चुअल फंक्शन इज दैट द फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज डिटरमिन्ड एट रन टाइम रेदर देन कंपाइल टाइम, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिस बोलते हैं, और इसी को हम लेट बाइंडिंग भी कह रहे हैं, ठीक है। दिस इनेबल्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिस वेयर द फंक्शन दैट गेट्स कॉल्ड इज डिटरमाइंड बाय द ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। हम वो किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उस टाइप पे डिपेंड करेगा, दैट इज बीइंग पॉइंटेड टू बाय ए बेस क्लास पॉइंटर, ठीक है। तो इधर भी हमने ये एक एग्जांपल दिया है, सेम एग्जांपल, बेस क्लास के पॉइंटर को यूज़ करके डिराइव्ड क्लास के वर्जन को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंस यहाँ पे जो शो है, ये वाला शो, ये क्या है, वर्चुअल है, इसलिए यहाँ पे डिराइव्ड क्लास के वर्जन को हम कॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस वी हैव डिस्कस्ड। तो वर्चुअल फंक्शन can be inherited and function over ridden in a hierarchy of classes. This allows more complex behavior as derived class further extend or modify the behavior of the base class. तो अगर हम एक हायरार्की इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, व्हेन वी हैव ए पेरेंट क्लास, यही मतलब सेम एग्जांपल हमने पहले भी यूज़ किया था, इस तरीके की एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो रही है तो उस केस में हम ये कॉल कैसे रिजॉल्व होती है, जैसे हमने यहाँ पे 3 क्लास बनाई है, ये हमारी एनिमल है, ये डॉग और ये कैट, ठीक है। तीनों के अंदर एक, यहाँ पे एनिमल के अंदर एक वर्चुअल फंक्शन है साउंड, और यहाँ पे हम साउंड को ओवरराइड कर रहे हैं, और कैट में भी हम साउंड फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल कैसे डिटरमिन होगी, जैसे मैंने इससे पुराने वाले एग्जाम्पल्स में आपको दिखाया था, डॉग और कैट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एनिमल स्टोर्स द एनिमल पॉइंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द डॉग क्लास, और जब हम एनिमल साउंड मेथड को कॉल करेगा तो ये डिराइव्ड क्लास वर्जन को कॉल करेगा। लाइकवाइज व्हेन एनिमल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स कैट, तो ये कैट के साउंड वर्जन को कॉल करेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वर्क। इसके हम 2-3 एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हैं। प्योर वर्चुअल फंक्शन भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ए प्योर वर्चुअल फंक्शन इज ए फंक्शन डिक्लेयर्ड इन ए बेस क्लास दैट हैज़ नो डेफिनेशन इन द बेस क्लास एंड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाई ऑल द डिराइव्ड क्लास। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ये बेस क्लास है जिसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, प्योर वर्चुअल फंक्शन है, तो क्या इसका क्या मतलब हुआ कि हम इस क्लास को, सपोज इस क्लास का नाम है ए, हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन हम बेसिकली बनाते इसलिए, ये एक तरीके से एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर रहा है दैट प्योर वर्चुअल फंक्शन को इनहेरिट करके उसको ओवरराइड करना ज़रूरी है, ठीक है। वो एक तरीके से ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर रहा है कि मुझे इनहेरिट करो, मतलब मेरे को एक तरीके से ओवरराइड करे, ठीक है, और खुद की डेफिनेशन जो भी डिराइव्ड क्लास देना चाहती है वो उसको दे। तो यहाँ पे क्योंकि इस क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे क्लास ए का, ठीक है। लाइकवाइज अगर मैं क्लास बी, सपोज देयर इज ए क्लास बी,
और वो पब्लिक इसको इनहेरिट करती है, और यहाँ पे हम सपोज इट डू नॉट और डज नॉट ओवरराइड प्योर वर्चुअल फंक्शन ऑफ क्लास ए, तो क्या होगा, ठीक है, व्हाट विल हैपन, ये जो हमारी क्लास बी है ये खुद भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, ठीक है। उस केस में क्या होगा, जो हमारी क्लास बी है वो खुद एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, क्योंकि इसके अंदर भी ये प्योर वर्चुअल फंक्शन आ जाएगा, और उस केस में हम क्लास बी का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसको ओवरराइड करके उसको डिफाइन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो दिस वी हैव डिस्कस्ड। अर्ली और लेट बाइंडिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा एक नॉन वर्चुअल फंक्शन है और ये वर्चुअल फंक्शन है, ठीक है। दिस इज़ नॉन वर्चुअल फंक्शन एंड दिस इज़ वर्चुअल फंक्शन। तो नॉन वर्चुअल फंक्शन के साथ अर्ली बाइंडिंग होगी, वर्चुअल फंक्शन के साथ लेट बाइंडिंग होगी। वो हम इस तरीके से ये बेस पॉइंटर हमने बनाया। अगर हम डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को इसमें असाइन कर रहे हैं, तो ये जो डिस्प्ले है, क्योंकि ये नॉन वर्चुअल था, दिस इज़ नॉन वर्चुअल, इसलिए वो बेस क्लास के वर्जन को कॉल कर रहा है, और ये वर्चुअल है इसलिए ये डिराइव्ड क्लास के वर्जन को कॉल कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग, इसको हम बोलते हैं लेट बाइंडिंग। ये हमारे वीडियो में अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो था प्योर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो वर्चुअल फंक्शन, अगर मैं थोड़ा समराइज करूँ, वर्चुअल फंक्शंस इनेबल रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अलाउइंग derived क्लास फंक्शन टू बी कॉल्ड थ्रू बेस क्लास पॉइंटर्स, ठीक है। ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। वर्चुअल एट्रीब्यूट्स भी बेसिकली सिमुलेट करते हैं थ्रू वर्चुअल फंक्शंस दैट बिहेव डिफरेंटली इन derived क्लास। वर्चुअल फंक्शंस की हायरार्की हम देख चुके हैं। वर्चुअल प्योर वर्चुअल फंक्शन की एक ही कॉपी बनती है, और सॉरी, प्योर वर्चुअल फंक्शन अगर क्लास के अंदर है तो उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। अर्ली बाइंडिंग हम देख चुके हैं, अर्ली बाइंडिंग लेट बाइंडिंग में क्या डिफरेंस है। अभी आरटीटीआई को डिस्कस करना। आरटीटीआई से पहले आई वांट टू डिस्कस दी वर्चुअल डिस्ट्रक्टर्स, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो हमने डिस्ट्रक्टर को डिस्कस किया। व्हाट इज डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर का यूज़ क्या होता है। डिस्ट्रक्टर का यूज़ हो रहा है कि डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा, और डिस्ट्रक्टर क्या काम करेगा। डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड, ओके। तो एक एग्जांपल से वर्चुअल डिस्ट्रक्टर को बहुत ध्यान से समझते हैं। सपोज दिस इज अवर पेरेंट क्लास एंड दिस इज डिराइव्ड क्लास, और ये हमारा मेन मेथड है, ठीक है। इस क्लास के अंदर सिर्फ हमने दो चीज़ें बनाई है, दिस इज कंस्ट्रक्टर और ये हमारा वर्चुअल डिस्ट्रक्टर है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर और एक डिस्ट्रक्टर, ठीक है। अब हमने क्या किया, वी आर यूजिंग ए पॉइंटर टू डिराइव टाइप, ठीक है। वी आर यूजिंग ए पॉइंटर टू डिराइव्ड टाइप। इस तरीके से हम एक पॉइंटर ले रहे हैं डिराइव टाइप का, और फिर हमने उस पॉइंटर को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इससे पहले कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर किस तरीके से बिहेव करते हैं आपके पॉलीमॉर्फिज आपके इनहेरिटेंस के साथ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल इनहेरिटेंस कर रहे हो, मतलब नॉर्मली अगर हम पॉइंटर्स टू डिराइव टाइप नहीं यूज़ करते, तो किस ऑर्डर में कॉल होना चाहिए। सबसे कॉल इस तरीके से रहती है, नॉर्मल कॉल जो रहेगी, पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, उसके बाद डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, उसके बाद कंस्ट्रक्टर्स के बाद डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो सबसे पहले कॉल होगा डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर, डिराइव्ड क्लास डिस्ट्रक्टर, एंड उसके बाद बेस क्लास डिस्ट्रक्टर। So this is true when we are not using pointers to derived type.
राइट, दिस इज ट्रू व्हेन वी आर नॉट यूजिंग पॉइंटर्स टू डिराइव टाइप। लेकिन जब आप पॉइंटर्स टू डिराइव टाइप यूज़ कर रहे हैं और आप उस पॉइंटर को डिलीट ओबीजे इस तरीके से कॉल करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर्स तो अपने ही ऑर्डर में कॉल होंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्टर तो इसी तरीके से कॉल होंगे। बट इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दी वर्चुअल कीवर्ड, ये अगर मैं इस वर्चुअल कीवर्ड को हटा दूं तो सिर्फ बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, सिर्फ बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर हमारा उस केस में कॉल नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि बेस क्लास का भी डिस्ट्रक्टर कॉल हो, इस केस में क्या होगा, मेमोरी लीक हो जाएगी, मेमोरी लीक अकर करेगी, डिराइव्ड क्लास का जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो प्रॉपर उसका क्लीन अप नहीं हो पाएगा, ठीक है, एंड दैट इज़ नोन एज मेमोरी लीक। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, वी यूज़ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर जब आप यूज़ करते हैं तो बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास दोनों के डिस्ट्रक्टर प्रॉपरली कॉल होते हैं, ठीक है। ये लेट मी शो दिस यूजिंग ए सुटेबल एग्जांपल। यही सेम कोड मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। तो अगर हम यहाँ पे आप पहले मैंने क्या किया कि बेस क्लास से मैंने वर्चुअल कीवर्ड हटा दिया, ठीक। अभी हमने वर्चुअल कीवर्ड को हटा दिया और मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज़ द आउटपुट, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसके बाद बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है। चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, आई मीन डिराइव्ड क्लास का जो डिस्ट्रक्टर है वो हमारा कॉल नहीं हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें वर्चुअल लगा के देखते हैं, ठीक है, वर्चुअल कीवर्ड को यूज़ करते हैं, देन सी व्हाट हैपन्स। अब दोबारा से इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि पहले अब हमारा बिल्कुल प्रॉपर क्लीनअप हो रहा है उसी तरीके से जैसे एक्सपेक्टेड था। पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद पहले कौन सा डिस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, डिराइव्ड क्लास का, ठीक है, एंड देन बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर। तो इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, तो वर्चुअल डिस्ट्रक्टर कहाँ पे यूज़ करते हैं, व्हेन वी आर यूजिंग द पॉइंटर टू डिराइव्ड क्लास, ठीक है। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वी यूज वर्चुअल डिस्ट्रक्टर व्हेन वी आर यूजिंग द पॉइंट, व्हेन वी आर यूजिंग पॉइंटर टू डिराइव टाइप। जब हम एक डिराइव टाइप, पॉइंटर टू डिराइव टाइप यूज़ कर रहे हैं और हम प्रॉपर क्लीन अप चाहते हैं, तो व्हाट वी डू, वी यूज़ द वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, वी यूज़ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, राइट। तो दिस इज़ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आपकी यूनिट का, वो आता है रन टाइम टाइप आइडेंटिफिकेशन। रन टाइम टाइप आइडेंटिफिकेशन एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमने अभी देखा, दैट क्या देखा था हमने अभी, कि हम हायरार्किकल फॉर्म में इस तरीके से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं, ए बी सी। तो हम क्या करते हैं, ए क्लास का एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं और ये जो पॉइंटर है, अगर ये क्लास बी के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है या क्लास सी के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो हमें रन टाइम पे कैसे पता चलेगा कि ये जो पॉइंटर है वो किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। हाउ डू वी नो, हाउ विल वी नो ये जो पॉइंटर है आपका बेस क्लास पॉइंटर, टू विच डिराइव्ड ऑब्जेक्ट इट इज़ पॉइंटिंग टू एट द रन टाइम, ठीक है। तो रन टाइम पे इस चीज़ को पता करने के लिए हमारे पास रन टाइम टाइप आइडेंटिफिकेशन हम यूज़ करते हैं, जिसके दो मेन पार्ट हैं, टाइप आईडी एंड डायनेमिक कास्ट, ठीक है। तो टाइप आईडी इज बेसिकली ऑपरेटर दैट रिटर्न्स टाइप इंफॉर्मेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ टाइप इन्फो ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी टाइप इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है।
ये अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे देता है। और डायनेमिक कास्ट बेसिकली क्या करता है, डाउन कास्ट कर देगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इस एग्जाम्पल में हमने दोनों चीज़ें यूज़ करने की कोशिश की है। पहले यहाँ पे टाइप आईडी का एक एग्जाम्पल देखते हैं, देन तो सी जैसे हम वर्चुअल जैसे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में करते हैं, हमने क्या किया है, एक बेस क्लास क्रिएट की और बेस क्लास के अंदर हमने सो हियर वी हैव ओनली डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास, और इसके अंदर हम बाकी कुछ चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, बाकी क्लास का बस स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इट डज नॉट हैव एनी फंक्शंस और मेथड्स और वेरिएबल्स। लाइकवाइज हमने एक डिराइव्ड क्लास बनाई और ड्राइव्ड क्लास भी ब्लैंक है, ठीक है, उसके अंदर कोई वेरिएबल मेथड्स कुछ नहीं दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कंसर्न है, मतलब हमने कुछ ऐसे किया, क्लास सपोज ए, ये हमने एक क्लास ए बनाई और एक क्लास बी पब्लिक, वी जस्ट हैव टू क्लासेस। तो यहाँ पे एक कोई वर्चुअल फंक्शन बना देते हैं, वर्चुअल वर्ड शो सपोज, राइट। अभी बाकी हम कुछ नहीं कर रहे। नाउ इन द मेन मेथड व्हाट वी आर डूइंग, आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे बाकी चीज़ें भी, अभी जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट। यहाँ पे हमने कुछ अभी इसकी बॉडी में कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन, एक हमने बेस पॉइंटर बनाया इस तरीके से, ए इज इक्वल टू सपोज A1 इज इक्वल टू न्यू ए, और एक हमने A2 इज इक्वल टू न्यू बी। आई मीन इन दी फर्स्ट सिनेरियो, ये जो हमारा A1 है पॉइंटर, ये ए को ही पॉइंट कर रहा है, और दूसरे केस में A2 बी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हमें रन टाइम पे ये पता करना है, रन टाइम पे मतलब हम यहाँ पे ये प्रिंट करना चाहते हैं कि A1 किस टाइप को, किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है और A2 किस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने इसकी ब्रैकेट्स खोल देना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्योर वर्चुअल बन जाएगा। अगर हम इसे इक्वल टू ज़ीरो बना दें, और उस केस में हम इस ये जो क्लास है हमारी, उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्योर वर्चुअल नहीं होगा, ये वर्चुअल होगा। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे इसको मतलब बॉडी देना मैंडेटरी है, जो हमने छोड़ दिया था। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसको रन टाइम पे ये देखना है कि A1 और A2 का टाइप क्या है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टाइप आईडी ऑपरेटर, ठीक है। अगर आप सिंपली सी आउट यहाँ पे टाइप आईडी यूज़ करें, टाइप आईडी ऑफ A1 डॉट नेम, राइट। तो ये इस किस क्लास को बिलोंग कर रहा है उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है, ये उसको प्रिंट कर देगा। तो लाइक वाइज हम जैसे हमने यहाँ पे किया, ये उसकी क्लास के नाम को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, हाउ वी यूज टाइप आईडी। तो आरटीटीआई के अंदर जो दो मेन ऑपरेटर थे, एक तो टाइप आईडी और दूसरा क्या है, डायनेमिक कास्ट, जिसको हमें अभी देखना है। तो डायनेमिक कास्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं, ओके। तो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, डायनेमिक कास्ट हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। डायनेमिक कास्ट हम यूज़ करते हैं सेफली डाउन कास्ट करने के लिए बेस क्लास पॉइंटर को, ठीक है। अगर हमें पता करना है कि रन टाइम पे
जो हमारा बेस क्लास पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, तो हम RTTI यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी का एक पार्ट है डायनेमिक कास्ट। तो डायनेमिक कास्ट यूज़ करने के लिए या RTTI यूज़ करने के लिए जो क्लास है वो पॉलीमॉर्फिक होनी चाहिए, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक से हमारा मतलब ये है कि जो बेस क्लास है उसके अंदर कम से कम एक फंक्शन या डिस्ट्रक्टर हम वर्चुअल यूज़ करें, ठीक है। या तो आप यहाँ पे वर्चुअल डिस्ट्रक्टर इस तरीके से यूज़ कर लें कम से कम, या अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कोई वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल वॉइड शो, इस तरीके से आप कम से कम एक फंक्शन यूज़ करें, ठीक है। देन एक हमने डिराइव्ड क्लास बना ली, तो अब यहाँ पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पॉसिबल है, ठीक है, बिकॉज वी हैव यूज्ड दी वर्चुअल फंक्शन। अब हमने वही क्या किया, पहले हमने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। बेस क्लास का हमने यहाँ पे यूजिंग न्यू कीवर्ड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बेस पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू बेस। एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हमने ड्राइव क्लास का एक पॉइंटर बनाया, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, बेस क्लास के पॉइंटर को डाउन कास्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बेस क्लास के पॉइंटर को डाउन कास्ट कर रहे हैं यूजिंग द डायनेमिक कास्ट। तो ये सक्सेसफुल तभी होगा व्हेन द बेस पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डिराइव्ड पॉइंटर। और अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या करेगा, एक नल पॉइंटर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो सिंस हियर, हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बेस पॉइंटर है इट इज पॉइंटिंग टू बेस क्लास इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे तो बेस पॉइंटर डिराइव्ड क्लास को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी कास्टिंग है वो फेल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो कास्टिंग है फेल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा डायनेमिक कास्ट है वो नल पॉइंटर रिटर्न करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, नल पॉइंटर रिटर्न करेगा, लाइक दिस। तो हमने यहाँ पे चेक लगाया हुआ है, इफ डिराइव्ड पॉइंटर इज इक्वल टू नल पॉइंटर, तो हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देंगे दैट डायनेमिक कास्ट फेल्ड, बेस पॉइंटर इज नॉट पॉइंटिंग टू ए डिराइव्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, अदरवाइज व्हाट वी विल डू, हमने शो मेथड को कॉल कर दिया, ठीक है। शो जो हमारा डिराइव्ड क्लास का मेथड है, और उस केस में अब हमारा ये डिराइव्ड क्लास वर्जन कॉल हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम क्या, ये हमारा सेकंड केस है, यहाँ पे तो फेल हो गया था हमारा। इधर क्या है, नाउ बेस पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डिराइव्ड क्लास, बेस पॉइंटर इज टुवर्ड्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डिराइव्ड क्लास। देयरफॉर हम बेस पॉइंटर को डिराइव्ड क्लास में टाइप कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिराइव्ड टाइप में टाइप कास्ट कर सकते हैं यूजिंग डायनेमिक कास्ट। तो ये डायनेमिक ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस पॉइंटर हमारा टाइप कास्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर ये टाइप कास्ट हो गया तो यूजिंग दिस वी कैन एक्सेस इट्स मेंबर, ठीक है। उसके बाद हमने पॉइंटर्स को डिलीट कर दिया, तो उससे क्या होगा, पॉइंटर्स को डिलीट किया है तो बेस क्लास दोनों क्योंकि हमने वर्चुअल डिस्ट्रक्टर यूज़ किया हुआ है तो दोनों डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा, इसका आउटपुट आएगा, फर्स्ट केस में हमारा क्या होगा, डायनेमिक कास्ट फेल हो जाएगी, बेस पॉइंटर इज नॉट पॉइंटिंग टू ए ड्राइव्ड क्लास। और दूसरे केस में क्या होगा, डायनेमिक कास्ट सक्सेसफुल है। यहाँ पे क्यों सक्सेसफुल है, बिकॉज बेस पॉइंटर जो इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दी डिराइव्ड क्लास, यहाँ पे बेस पॉइंटर डिराइव्ड क्लास को पॉइंट कर रहा है, इसलिए वो डिराइव्ड क्लास से जो बेस पॉइंटर है हमारा वो डिराइव्ड क्लास में टाइप कास्ट हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया, एंड दिस कंप्लीट्स योर यूनिट नंबर 3। तो थोड़ा सा पहले लेट्स कम टू दी syllabus of this unit.
ये आपकी यूनिट 3 का सिलेबस है। अगर इसमें हम देखें क्या क्या डिस्कस किया है हमने, तो बेस क्लास एक्सेस कंट्रोल, बेस क्लास के जो मेंबर्स हैं उसकी एक्सेस को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, कौन सा मेंबर कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, उसको हम कंट्रोल करते हैं यूजिंग पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड कीवर्ड्स। ठीक है, तो वी हैव 3 एक्सेस मॉडिफायर्स using which we can control the access of base class members। ठीक है, इनहेरिटेंस में भी हम इसी तरीके से कंट्रोल करते हैं, इनहेरिटेंस एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स। इनहेरिटेंस के साथ प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैसे यूज़ होते हैं, तो बाय डेफिनेशन जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं दे आर एक्सेसिबल इन इट्स ओन क्लास एंड एज वेल एज इन द डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इनहेरिटिंग मल्टीपल बेस क्लास, मल्टीपल बेस क्लास का मतलब हो गया कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हम कर सकते हैं, बट उस केस में कभी कभी एक प्रॉब्लम ये आती है कि both the classes, if multiple base classes are contains functions having same name, तो वहाँ पे एक एम्बिग्यूटी इशू रेज हो सकता है, तो जिसको हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करके उसको रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की बात हो रही है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मैथड दैट इज that does not return anything, and the name of the constructor should be same as the name of the class, right? And constructor is invoked automatically when the object of the class is created। ये हमें पता है, ये दो तीन पॉइंट्स। और कंस्ट्रक्टर हमारे पास दो तीन टाइप के होते हैं, लाइक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रक्टर की बात हो रही है। डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में बस इतना डिफरेंस है कि उसमें हम यहाँ पे इस तरीके से हम डिक्लेरेशन में इतना डिफरेंस है, बाकी तो डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द क्लास मेंबर्स एंड डिस्ट्रक्टर इज यूज टू डिस्ट्रॉय द मेंबर्स, डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, राइट। तो डिस्ट्रक्टर को हम डिक्लेयर करने के लिए ये टिल्ड सिंबल यूज करते हैं। अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें, इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर किस तरीके से उनका क्या रोल रहता है, क्या सीक्वेंस रहेगा कॉलिंग का। तो इफ़ वी आर यूजिंग इनहेरिटेंस, तो बेस क्लास का और हम सपोज वी हैव ए बेस क्लास ए एंड डिराइव्ड क्लास बी, और हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो बेस क्लास ए का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, बी का कंस्ट्रक्टर बाद में कॉल होगा। ठीक है, और डिस्ट्रक्टर के केस में रिवर्स है, क्लास बी का डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, क्लास ए का डिस्ट्रक्टर बाद में कॉल होगा। ठीक है, ग्रांटिंग एक्सेस, इफ यू वांट टू ग्रांट एक्सेस टू योर प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्लास, तो वो हम कर सकते हैं यूजिंग फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड क्लास। वर्चुअल बेस क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या रोल है वर्चुअल बेस क्लास का। ठीक है, वर्चुअल फंक्शंस हमने डिस्कस किए, पॉलीमॉर्फिज्म एंड वर्चुअल फंक्शंस। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज बेसिकली वन नेम एंड मल्टीपल फॉर्म्स, वन नेम एंड मल्टीपल फॉर्म्स। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एक रियल टाइम एग्जांपल दूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से वर्क करती है, तो अगर मैं सपोज देयर इज़ ए मैन, एट द सेम टाइम वो जो आदमी है वो एक हस्बैंड भी हो सकता है, वो एक वर्कर हो सकता है कहीं पे। ठीक है, वो एक फादर की तरह फादर है, तो वो उस रोल में भी फिट होता है। ठीक है, तो बंदा सेम है बट ही इज़ परफॉर्मिंग डिफरेंट ड्यूटीज़, different roles। तो इसी तरीके से polymorphism provides us the concept of one name and multiple forms। It is of two type, compile time and run time। compile time के अंदर में ऑपरेटर ओवरलोडिंग आता है और फंक्शन ओवरलोडिंग आता है। बाकी रन टाइम के अंदर में आपका फंक्शन ओवरराइडिंग हम करते हैं यूजिंग वर्चुअल फंक्शन एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा था वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट कहाँ पे पड़ती है, व्हेन वी आर यूजिंग दी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आप बेस क्लास पॉइंटर को यूज़ कर रहे हैं टू इन्वोक दी चाइल्ड क्लास फंक्शंस, मतलब जहाँ भी आप इस तरीके की रिलेशनशिप यूज़ कर रहे हैं एंड यू डिस्ट्रॉय, यू डिलीट दी बेस क्लास पॉइंटर, तो वो सिर्फ बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है, डिराइव्ड क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करता। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि, तो मतलब दिस विल रिजल्ट इन दी मेमोरी लीक। तो अगर आप चाहते हैं कि दोनों डिस्ट्रक्टर कॉल हो,
और आपका जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली हो, दोनों क्लासेस की मेमोरी प्रॉपरली रिलीज हो, तो उसके लिए हम वर्चुअल डिस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी एग्जांपल के साथ हमने देखा था वर्चुअल डिस्ट्रक्टर किस तरीके से वर्क करता है। अगर हम वर्चुअल डिस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं तो सेम ऑर्डर फिर वहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, देन उसके बाद अर्ली लेट बाइंडिंग, अर्ली वर्सेस लेट बाइंडिंग में क्या डिफरेंस है। अगर आप बेस क्लास के अंदर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और बेस क्लास के पॉइंटर से, मतलब पॉइंटर टू डिराइव्ड क्लास आप यूज़ कर रहे हैं, एंड यू आर कॉलिंग ए फंक्शन दैट इज़ नॉट वर्चुअल, तो वो बेस क्लास के वर्जन को कॉल करेगा। और अगर आप वर्चुअल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मतलब एक जो फंक्शन है वो क्लास, जो बेस क्लास में वर्चुअल डिफाइंड है, तो वो चाइल्ड क्लास का वर्जन है वो कॉल होगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे ओवरराइडिंग होगी। तो ये अर्ली और लेट बाइंडिंग है। फिर उसके बाद हमने बात की थी रन टाइम टाइप आइडेंटिफिकेशन की, और उसमें हमने डायनेमिक कास्ट को स्पेसिफिकली डिस्कस किया है। डायनेमिक कास्ट के साथ हमारा टाइप आईडी ऑपरेटर हमने डिस्कस किया है, जो आपको क्लास का नाम बताता है। तो टाइप आईडी अगर आपको यूज़ करना है तो बेस पॉइंटर को आपको, मतलब जिस पॉइंटर का आपको एसोसिएशन पता करना है, मतलब वो किस क्लास को पॉइंट कर रहा है, आपको वो पॉइंटर देना पड़ेगा, एंड डॉट नेम। ठीक है, तो दिस इज़ द फॉर्मेट, दिस इज़ द सिंटेक्स, हाउ वी यूज़ द टाइप आईडी। और उसके बाद डायनेमिक कास्ट, रन टाइम पे आपको पता करना है कि जो आपका पॉइंटर है वेदर इज वो किस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, तो हम उसको डायनेमिकली कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे राइट नाउ दिस बेस पॉइंटर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ, आई मीन टू द बेस क्लास इटसेल्फ। तो अगर हम इसको टाइप कास्ट करने की कोशिश करेंगे डिराइव्ड क्लास में, तो वो टाइप कास्टिंग फेल हो जाएगी। ठीक है, इन दिस केस इट रिटर्न से नल पॉइंटर। और अगर नल पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, हम उसको, हमने यहाँ पे चेक कर लिया इफ डिराइव्ड पॉइंटर इज इक्वल टू नल पॉइंटर, तो हम यहाँ पे एक एरर मैसेज शो कर देंगे, डायनेमिक कास्ट फेल्ड। अदरवाइज हम फिर उस पॉइंटर को यूज़ करके उसके मेंबर्स को एक्सेस करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा, यहाँ पे हमने दो सिनेरियो डेमोन्स्ट्रेट किए हैं। फर्स्ट केस में जो हमारी टाइप कास्टिंग है वो फेल हो गई थी, और सेकंड केस में टाइप कास्टिंग सक्सेसफुली हुई, सक्सेसफुल हो गई। तो दिस वे वी कैन यूज़ दी डायनेमिक कास्ट। तो होप, ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, छोटी सी यूनिट है। होप you have enjoyed the video. So thank you, we'll see you in the next video.